इस प्लेलिस्ट में हम बच्चों लाइन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, रेखा के सापेक्ष किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करना हम सीखने वाले हैं ना। हमारे एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13 इन द लाइन 5x + y + 6 = 0। बिंदु 4, -13 का रेखा 5x + y + 6 के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइन और पॉइंट गिवन हो तो हम कैसे पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट का इमेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातें हैं जिनका नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम कोई भी पॉइंट का कोई भी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बता पाएंगे, प्रतिबिंब बता पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, उसको आप जान लेंगे तभी आप कोई भी पॉइंट का कोई भी लाइन के रिस्पेक्ट में आप इमेज बता पाएंगे, प्रतिबिंब बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट को डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, आपको अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपके पास हो x + y = 7, x - y = 5। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। टू लाइन का इक्वेशन आपके पास है, x + y = 7, x - y = 5। टू लाइन का इक्वेशन आपके पास है और कहा जाए इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आप x y की वैल्यू निकाल ही लोगे। तो प्यारे बच्चों, दो लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व करने पर, दो लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है जहां पे दोनों लाइनें क्या करती रहती हैं, मीट करती रहती हैं, प्रतिच्छेदित करती रहती हैं, मिलती रहती हैं। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी हम ना दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब भी हम दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती रहेंगी, इंटरसेक्ट करती रहेंगी। समझ में आया बात को? तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, इनको हमने सॉल्व किया तो हमने इक्वेशन 1 में क्या किया, 2 को ऐड कर दिया। तो ये देखें 2x = कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा ना। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू 6। अब ये 6 हमने यहाँ पे सपोज पुट कर दिया तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, यहाँ 6 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है कि नहीं, तो यहाँ पे x, y = क्या है बच्चों, 6, 1। तो ये जो 6, 1 है ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जैसे ये लाइनें जहां मीट करी रहे होंगी, जैसे ये दो लाइनें हैं यहाँ पर मीट करी हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मीट करी हैं, तो ये जो पॉइंट है बच्चों यही क्या है, 6, 1 है। तो हमने क्या सीखा इस चीज से कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन हो तो उनको सॉल्व करेंगे तो दोनों लाइनें जहां पर मीट करी रहेंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करे रहेंगी, हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? अब हम अगली नेक्स्ट बेसिक चीज समझेंगे। ठीक है, अगर बच्चों ये बेसिक बातें आपको नहीं आती रहेंगी तो पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बताने में आपको प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। तो ये पहला बेसिक पॉइंट आपने समझ लिया। अब हम अगला बेसिक पॉइंट समझेंगे। अगले बेसिक पॉइंट में क्या है बच्चों, अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, कोई लाइन का इक्वेशन गिवन है, सपोज ये कोई लाइन है, उसका हमें इक्वेशन गिवन है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना होगा, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना होगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे, x y और जो उनका बिटवीन साइन है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के प्लेस पे न्यू कांस्टेंट आ जाता है और आपको आई डोंट नो रहेगा और आपको पता नहीं रहेगा, प्लस लेफ्टा कर लोगे ना। तो ये क्या है बच्चों, अगर एक रेखा दिया हो, एक रेखा का समीकरण दिया हो तो उसके समांतर रेखा के समीकरण का, समांतर रेखा का समीकरण लिखना, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना। जैसे बच्चों आप बात समझो, ये है, ये दो लाइनें पैरेलल है कि नहीं, मैं ये L1 है और ऊपर वाला क्या है L2। अगर मैं कह दूं L1 का इक्वेशन
4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो L2 का इक्वेशन बताओ। तो आप तुरंत क्या करना, जो x y का कॉफिशिएंट और बीच का साइन रहेगा वही L2 के लिए भी नोट कर दो, 4x माइनस 3y। लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई नया कांस्टेंट रहेगा और आपको पता नहीं रहेगा तो प्लस लेमडा कर लोगे। तो ये क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन रिटर्न करने का तरीका है। समझ में आया बात? तो यहाँ पर ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी ना प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। तो अगर हमें इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बच्चों रिटर्न करना हुआ तो हम तुरंत क्या रिटर्न करेंगे, ax प्लस बी वाई, और यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ सी है ना तो यहाँ पे नया कांस्टेंट लेमडा आ जाएगा। समझ गए? तो लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये होता है। ये चीज मैंने प्रूफ दैट कराया है और इन पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया है। तो ये प्लेलिस्ट भी आपके पास सेंड कर देंगे एक बार दोबारा। हमने प्रीवियस क्लास में सेंड किया था, लेकिन एक बार मैं फिर सेंड कर दूंगा। इस चीज को देख लीजिए ताकि आपको विधिवत ढंग से चीजें समझ में आ जाए कि लाइन के पैरेलल लाइन इक्वेशन कैसे रिटर्न करा जाता है और उन पर डिपेंड क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अब ये तो क्या था, लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों अगर जैसे में लाइन गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 ना, और हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हुआ। इस लाइन के अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन रिटर्न करना हुआ तो हम क्या करेंगे, जो y का कॉफिशिएंट है उसको x को दे देंगे और जो x का कॉफिशिएंट है उसको y को दे देंगे। तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, इसको आप ना x को दे दो और जो x वाला है उसको y को दे दो। ठीक है, उसके बाद बिटवीन साइन चेंज कर दोगे, उनके बीच का जो चिन्ह है चेंज हो जाएगा, बदल दोगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया कांस्टेंट लाइज करेगा और उसको आप लेमडा बोल दोगे इक्वल टू 0। तो इस तरह लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बच्चों क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गया? तो ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया जाता है क्या, कॉफिशिएंट एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट हो उनको इंटरचेंज करके अगर आप साइन चेंज कर दो तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। समझ गए बात को? इंटरचेंज करने का मतलब समझते हैं ना, RHS वाले को LHS बना लेना, LHS वाला RHS बनाना, इंटरचेंज कहलाएगा ना। जैसे आप देखें, अगर मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, bx प्लस, पहले क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, एक्स वाई के कॉफिशिएंटों को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब वाई वाले को वाई वाला जो कॉफिशिएंट है एक्स को दे देंगे और एक्स वाले वाई को दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएं, bx और ay, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नया कांस्टेंट लेमडा आ जाएगा। समझ गए बात? तो ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन रिटर्न करने का तरीका होता है। ये चीज आप लोग ने प्रीवियस क्लास में देख रखा है। समझ में आया बात? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सिखा दें, देन आफ्टर हम इस वाले क्वेश्चन को समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक एक बेसिक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं बच्चों, ताकि अगर आप वो प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी आपको चीजें समझ में आ जाए ना। तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे मिलता है, जैसे आपसे बोला जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 1। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है बच्चों उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो पॉइंट 1, 1 से पासिंग थ्रू हो और इस लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो।
इस लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये गिवन लाइन है ना, तो ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। आप ये लाइन, आप ये गिवन लाइन है x + 3y - 5 = 0, ये गिवन लाइन है, समझे। हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन, हमें इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं, ये सपोज L1 है गिवन लाइन और ये L2 है जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमें किस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो गिवन लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो ये लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो पॉइंट किससे होके जा रही है, 1, 2 से जा रही है या 1, 1 से जा रही है, किसी से भी चाहे, ठीक है। सपोज 1, 1 से जा रही है। ये कौन वाली लाइन है, ये L2 वाली है, ठीक है। अब ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन हो कि नहीं, तो अगर ये लाइन है, समझे बात, ये लाइन है। अब अगर हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन करना हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई के कोएफिशिएंटों को इंटरचेंज कर देंगे। y वाला कोएफिशिएंट किसको दे देंगे, और x वाला किसको दे देंगे, y को दीजिए। तो 3x y, यहाँ पे x, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 क्या देना, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे नया कांस्टेंट राइज करेगा और इसको हम लेमडा कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन 1 आ गया। तो ये किसका इक्वेशन हो गया बताएं, L2 का इक्वेशन हो गया कि नहीं, ये L2 का हो गया। अब हमें जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, L2 का फाइंड करना था, तो ये L2 का इक्वेशन भी है और पॉइंट भी है। तो कभी भी हमें जिसका इक्वेशन फाइंड करना हो उसका इक्वेशन हमको मिल जाए और उस पर पॉइंट मिल जाए तो हमेशा वेलकम कराया जाता है, हमेशा सेटिस्फाई कराया जाता है, संतुष्ट कराया जाता है, समझे। हमें L2 का इक्वेशन चाहिए, L2 का है, लेमडा के टर्म में है और पॉइंट भी है ना, तो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि भाई ये किसका इक्वेशन है, L2 का, और L2 पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ये L2 का जो इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई करते समय टाइम जो वैल्यू होती है कहाँ पुट करनी होती है, x, y के प्लेस पे पुट करनी होती है। तो यहाँ पुट कर दें, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x के प्लेस पे आप 1 और y की वैल्यू भी 1 प्लस लेमडा इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। तो ये 3 बन जाए क्या हो जाएगा, 3 - 1 प्लस लेमडा इक्वल टू क्या, 0। तो 3 में 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। अब ये 2 आप कहाँ रख दो, 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x - y - 2 = 0। तो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकल गया कि नहीं, तो ये इक्वेशन आ गया और ये इक्वेशन आ गया, समझ गए बात। अब अगर मैं L2 इक्वेशन और L1 इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो L1 और L2 यहाँ पे मीट कर रहे हैं कि नहीं, इस मीट वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा। दो लाइनों को सॉल्व करने पे दोनों लाइनें जहाँ मीट करती रहती हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। आप देखिए L1 का और L2 का इक्वेशन मिल चुका है, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये L1 और L2 यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं, तो L1 L2 जहाँ पे मीट कर रहा है ना उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट का इमेज हम लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे, किस तरह ज्ञात करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, यही चीज हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आइए तो हमें क्या करना है, पॉइंट 4, -13 का लाइन 5x + y + 6 = 0 के रिस्पेक्ट में क्या बताना है बच्चों, प्रतिबिंब बताना है, इमेज बताना है, ठीक है। कह रहा है बिंदु 4, -13 का, ठीक है, रेखा 5x + y + 6 = 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, है ना। तो बच्चों ये गिवन लाइन है कि नहीं, तो इसको आप समझे, ये है, ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है जिसका इक्वेशन आपके पास है 5x + y + 6 = 0। समझ में आ गया बच्चों।
और आपको किस पॉइंट का 4 कामा -13 वाले पॉइंट का आपको इमेज बताना है। ठीक है, जो गिवन लाइन है इसको ए बी लाइन बोल दो। ठीक है, और इस पॉइंट को आप पी बोल दो। कोई भी पॉइंट लेट कर सकते हो ना। तो ये पॉइंट आपने पी 4 -13, तो आपको पॉइंट पी का इमेज बताना है। तो इमेज की स्पेशलिटी क्या होती है, विशेषता क्या होती है, आप जानते हैं। अब ये लाइन किसका काम करने लगेगा, मिरर का काम करने लगेगा, दर्पण का काम करने लगेगा, शीशे का काम करने लगेगा। ठीक है, अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दूरी पर आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं। सपोज ये हमारा दर्पण है, हम यहाँ पे हैं, तो हम दर्पण से जितनी दूरी पर हैं हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर बनेगा कि नहीं। सपोज हम दर्पण से 5 मीटर दूरी पर हैं, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 5 मीटर अंदर बनेगा कि नहीं, बताएं। ये बात बेसिक बातें आप लोगों को पता ही है। हमारी इमेज दर्पण के अंदर बनेगी, हम दर्पण से जितनी दूरी पर होंगे हमारी इमेज दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगी। क्लियर है बात। तो ये दर्पण है और इस पॉइंट का इमेज बताना है। तो पॉइंट अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतना ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं। भाई ये दर्पण का काम कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट को रखा है तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके नीचे बनेगा कि नहीं। मान लो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी होगी उसके नीचे उतनी दूरी पर इमेज बनेगा कि नहीं ना। और बच्चों आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, दूरी का मतलब डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए। कहीं पे भी दूरी है, डिस्टेंस है, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट से इस दर्पण की ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। जितने दूरी दर्पण से ये पॉइंट जितने दूरी पर है उसका प्रतिबिंब भी उतना नीचे उतनी दूरी पर बनेगा नहीं, बताएं। जितना दूर मतलब 5 मीटर है तो 5 यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, समझ गए बात को ना। और ये जो डिस्टेंस है ना ये परपेंडिकुलर है। मैंने कहा डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, समझ गए। और ये जहाँ पे मीट किया इसको मैं पॉइंट एम बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ, कुछ भी बोल दो, पॉइंट एम बोल दो या पॉइंट आर बोल दो। क्या बोल दो, पॉइंट आर बोल दो, आर ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो यहाँ तक आया। आपको किसका इमेज बताना है, इस पॉइंट का। इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे है, आई पर है, यहाँ पे बनेगा ना। तो ये पॉइंट देखो 4 -13 कोऑर्डिनेट के रूप में है कि नहीं। जो पॉइंट, तो जो इमेज होगा वो भी एक कोऑर्डिनेट कोई कोऑर्डिनेट होगा। और ये आई डोंट नो है, क्या कोऑर्डिनेट होगा आपको पता थोड़ी है। तो इस कोऑर्डिनेट को आप अल्फा बीटा मान लो। क्या मान लो बच्चों, अल्फा बीटा मान लो। ठीक है, इस पॉइंट का आपको क्या बताना था, इमेज, प्रतिबिंब। तो पॉइंट देखो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में था कि नहीं, तो जो इमेज होगा वो भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा कि नहीं। तो ये 4 -13 है, तो ये तो आपको बताना ही है, क्या होगा आई डोंट नो। तो अल्फा बीटा मान लो। यहाँ तक आए बात समझ में। अब आप ध्यान से फिगर को देखो। फिगर को अगर आपने बना लिया तो आपको करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक बात आ गया। अब इसको देखो और इसको देखो, किसको, लाइन ए बी को देखो और लाइन पी आर को देखो। देख रहे हो, तो लाइन ए बी और लाइन पी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं, लंबवत है ना। तो अगर हमें ए बी लाइन का इक्वेशन है तो हम ये जो पी आर वाली लाइन है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं। लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ना, तो हमें लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन रिटर्न करना आता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे, माना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट माना। क्या माना बच्चों, 5x + y + 6 = 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, क्या हो जाएगा बच्चों, जो x का कोएफिशिएंट है उसको y को दे देना है और y वाला x को दे देना है। तो y का 1 है तो इसको x को दे दो ना, और x वाला y को दे दो। 5y हो गया कि नहीं, बताओ।
साइन भी बदलना होता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा बताएं आप, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट आप लैम्डा सपोज कर लोगे। समझ में आया बात? तो ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 किसका है? पी आर का इक्वेशन है कि नहीं बताओ? पी आर का इक्वेशन आ गया ना, पी आर का इक्वेशन आ गया, पी आर का समीकरण आ गया कि नहीं? इसकी हेल्प से इसका इक्वेशन आ गया, आ गया। अब हमें देखिए पी आर का इक्वेशन आ गया है, पी आर पे लेकिन हमें पॉइंट भी तो पता है ना, जिसका इक्वेशन निकालना हो बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, जिसका इक्वेशन निकालना हो अगर उस पर पॉइंट भी लाइज हो और इक्वेशन भी मालूम हो तो हमेशा वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? सेटिस्फाई करते टाइम, वेलकम करते टाइम बच्चों वैल्यू हमें किसके प्लेस पे लेनी होती है? एक्स कामा वाई के प्लेस पे। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमें क्या लेना पड़ेगा बताएं देखकर? 4 लेना पड़ेगा, माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू -13 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4 ये माइनस प्लस हो जाएगा और 13 बचे 65 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? 69 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर -69 आएगा कि नहीं बताएं? तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? लैम्डा की वैल्यू। अब ये लैम्डा की वैल्यू आपको कहाँ पुट कर देनी है? इक्वेशन 1 में ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में लैम्डा का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5y माइनस 69 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों? पी आर का इक्वेशन हो गया कि नहीं? क्या हो गया बच्चों? पी आर का इक्वेशन हो गया, ध्यान से समझें। तो ये जो x माइनस 5y माइनस 69 इक्वल टू 0 आया है, किसका इक्वेशन हो गया है? पी आर का। अब आपको ध्यान से देखना है, ए बी और पी आर देखो आर पे मीट कर रही है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये जो पी आर है और ए बी कहाँ पे मीट कर रही हैं? कहाँ पे मिल रही हैं? आर पे। तो अगर मैं पी आर और ए बी वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे आर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। दो लाइनें सॉल्व करते हैं तो हमें किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है? जहाँ पे वो मीट करती रहती है, जहाँ पर मिलती रहती हैं। तो अब हम सॉल्व कर दें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो हमें किसका इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों? पॉइंट आर का मिल जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ पर आप एक काम करें, सॉल्व कर लें। क्या कर लें? सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता दूं, इजीएस्ट मेथड आपको मैं बता दे रहा हूं सॉल्व करने का। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो किनको किनको सॉल्व करना है आप देख लें, किनको किनको सॉल्व करना है बच्चों, किन किन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करें बच्चों, एक मतलब पहले जिनको जिनको सॉल्व करना है, जिनको जिनको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है नहीं, तो एक मतलब ऊपर नीचे करके लिख लें। पहला काम क्या करें, ऊपर नीचे ऐसे करके लिख लें, ठीक है। इनको और इनको सॉल्व करना है ना, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लें, ठीक है। लिख लेने के बाद क्या करें, हमेशा ध्यान दें, यक्स अपान क्या, यक्स अपान फिर वाई अपान और यहाँ पे फिर 1 अपान, हमेशा 1 अपान करें, ठीक है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ दो इक्वेशनों को सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो आपने हाई स्कूल में सीखा था। हाई स्कूल में वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण आप हल करना सीखे थे ना। तो दो इक्वेशनों को ऊपर नीचे लिख लीजिए, x अपान वाई अपान और 1 अपान, इस तरीके से करके सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है, वज्र गुणन विधि कहलाता है। अब यहाँ पे करना क्या बच्चों, ध्यान से समझिएगा नहीं तो आएगा नहीं। आपको ना जो x वाला कॉफिशिएंट है उसको ढक लेना है, x वाले कॉफिशिएंट को ढक लेना है और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ऐसे करना है मल्टीप्लाई, फिर ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंटों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए y का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1 का इससे मल्टीप्लाई करें, जो y का विथ साइन लेना है
1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -69 आया। जब आप नीचे से ऊपर जाने लगो सरकारी माइनस लगा लो, सरकारी माइनस लगा लिए ना, अभी ऐसे किए हो ना, अब ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस और ये सरकारी माइनस, उसको प्लस कर देंगे ना, ये माइनस प्लस माइनस और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी था, प्लस कर दिया। 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, समझ में आया? x वाला साल हो गया कि नहीं? अब ऐसे y वाले को ढक लो, किसको, y। अब उल्टा करना है, ठीक है। अभी पहले आपने ऊपर से नीचे किया था ना, इस बार आपको क्या करना है, पहले ये नीचे से ऊपर करना है, देन इसको ऐसे करना है y वाले के केस में, समझ रहे हैं बात को, y वाले के केस में। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से गुणा करिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना आएगा 6 ना, ऊपर से नीचे आए थे ना, पहले ऐसे किए थे, देन ऐसे किए थे ना, y वाले में उल्टा करना है, पहले नीचे से ऊपर करना है, देन फिर ऐसे करना है, समझ गए? y वाले में तो करिए, 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया 6, सरकारी माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए, और फिर ऐसे करिए तो यहाँ पे भी माइनस मिलेगा कि नहीं, तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 5 से इसका गुणा कर लो, 5 9 45 हासिल 4 5 34 34, यहाँ तक आया नहीं बताओ। फिर अब ये कांस्टेंट वाले को ढक लीजिए। अब जैसे पहले किए थे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, अब स्टेप 3 में स्टेप 1 की तरह मल्टीप्लाई होना है, तो पहले क्या करें, -25 सरकारी माइनस लगा लें और इधर कर दें 1 आएगा। बताएं यहाँ तक आ गया समझ में? तो इस तरह मल्टीप्लाई करना था, समझ में आ गया? फिर से समझाना पड़ेगा, आ गया? तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो इलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा था ना, विलुप्त विधि द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार x को कैंसिल कर दें, y की वैल्यू निकाल लें, और एक बार y को कैंसिल कर लें x, हमें यहाँ पे x y की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हैं ना? या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी समीकरण को हल करना सीखा था। तो वैसे भी कोई भी विधि द्वारा आपको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये मेथड सबसे आसान होता है। ये मेथड क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी 8 नंबर का क्वेश्चन प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु 3D में दे देगा, और यहाँ पे जहाँ रेखा बोला है वहीं पे समतल बोल देगा, ठीक है। बिंदु का समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो, समझ रहे हैं बात को? तो वो क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, ठीक है। विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। बिंदु का समतल के मतलब सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करिए, इमेज फाइंड करिए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर बार 8 नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सेम एज समतल के लिए भी सॉल्व करूंगा, कोई बदलाव नहीं करूंगा। आज नहीं कल आप 12th में पढ़ोगे तो ये वीडियो रहेगा, पहले यही आपको मैं कहूँगा देख के आना, फिर उसके बाद समतल का बताऊंगा। तुरंत आपको केवल कहो कि सर जी केवल इतना ही हमको अंतर देखने का मिला, जहां आप लाइन बोलते थे वहां केवल आप समतल बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं, बाकी तो जैसे हमने ये सीखा था सेम एज वैसे कर मतलब किया ही है। ऑल टोटल आप बिलीव करिए, ऑल टोटल जैसे इसको बताओ सेम एज वैसे करेंगे। तो इसलिए अगर आज ये क्वेश्चन सीखे रहेंगे ना, 12th का जान लीजिए तुरंत आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन आज ही तैयार हो गया है। बोले यहाँ तक आगे? अब यहाँ पे देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना आएगा? -39 आएगा। साइन जरूर बोले, यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 11, ये 5, ठीक है, और ये -26। यहाँ तक आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? अब ये क्या होगा, ये एक बार इसके इक्वल होगा ना, और ये वाला एक बार इसके इक्वल होगा, तो x/-39 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/-26 है ना। फिर ये y/351 इक्वल टू 1/-26। तो ऐसे गुणा हो जाएगा कि नहीं? x इक्वल टू -39/-26 और ये y इक्वल टू 351/- कैंसिल आउट तो होगा नहीं? हाँ नहीं होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 39/26, यहाँ कैंसिल आउट होगा
तो -351 अपॉन 26। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ तक आ गया समझ में। यस तो ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया बताएं, ये x और y किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये r का कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं, r का आ गया 39 अपॉन 26 कामा -351 बटे कितना 26, r का कोऑर्डिनेट आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों कर लेंगे, ठीक है, मेरे साथ करते चले, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब आगे देखें, अब यहाँ के बाद देखिए कैसे करना है, आपको ध्यान से समझ लें, ठीक है। अगर इसमें बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है ना, लेकिन साल कॉन्सेप्ट यही है, मेथड यही है, तरीका यही है, तरीका नहीं चेंज होगा। हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू हम लोग से मिस्टेक हो चुकी हो, मतलब मिस्टेक हो गई हो ना, अभी तो ध्यान से कर रहे हैं, अभी तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है ना। यहाँ तक आगे नहीं बात। अब आगे देखिए, ये जो r है, r से p की डिस्टेंस और i की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बराबर, इक्वल होगी कि नहीं। तो ऐसा होने पे r मिड पॉइंट हो गया कि नहीं, किसका, pi। भाई r से i की, r से p की जो डिस्टेंस है क्या है, इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स r क्या हुआ, pi का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, मध्य बिंदु हुआ कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे बताएं, आप ये लिखेंगे चूंकि जो है pi का मध्य बिंदु r है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, इन इंग्लिश क्या लिखा जाएगा बच्चों, सिंस I is the midpoint of pi, okay, pi, r is the, sorry ना, r is the midpoint of pi, okay। r बच्चों pi का मिड पॉइंट नहीं है, और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद हो तो एक्स वाई जेड इक्वल, सॉरी एक्स वाई ना, एक्स वाई इक्वल हाई स्कूल में क्या पढ़ा था आपने, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ये है क्या, 39 अपॉन 26 -351 बटे 26, ठीक है, ओके बच्चों। अब ये पॉइंट ना x1 y1 का रोल निभाएगा, और ये किसका रोल निभाएगा, x2 y2 का रोल निभाएगा, ठीक है। ये x1 y1 का और ये x2 y2 का रोल निभाएगा। अब देखिए 4 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 4 प्लस अल्फा अपॉन 2 और -13 प्लस बीटा अपॉन 2, समझ में आया बात। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 अपॉन 26 इक्वल टू 4 प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, और -351 बटे 26 -13 प्लस बीटा अपॉन 2, समझ में आया बात। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2 एक नंबर 2, अब यहाँ 13 हो जाएगा नहीं, बताओ 39 बटे 13, 4 प्लस अल्फा नहीं, 13 तिया 39 हो जाएगा ना, बताएं बच्चों। अब क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4 प्लस अल्फा आया ना, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -1 आ गई कि नहीं, -1 आ गई, ओके। यहाँ पे भी काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं, 13 देखो, 13 का नंबर 13 39, 13 दूनी 26, उसके बाद बचा कितना, 35 में निकालो 26, यहाँ पे क्या हुआ, 15 में 6 गए 9 ना, और ये 51, 13 7 51 नहीं होता है, 91, 13 7 91 नहीं होता है, क्या होगा, 13 7 91 होगा ना, कट तो रहा है यार, तो क्या होगा, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा, 9 बचा ना, 9 और 1 51 हुआ, 13 7 91 बराबर क्या, -13 प्लस बीटा है ना। तो बीटा देखो, अब माइनस को इधर लेके चले आओ, तो -27 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस इक्वल टू बीटा,
तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई गाइस? 7 में 3 घटाइए 4, 7 में 3 4 और 2 में 1, -14 आया कि नहीं? तो बीटा हमारा -14 आ गया और अल्फा हमारा क्या हो गया? तो हमारा बच्चों प्रतिबिंब भी क्या आ गया? -1 कामा -14 ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आपको कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो लाइन के रिस्पेक्ट में इस तरह हमें क्या बताना होता है? इमेज बताना होता है, प्रतिबिंब बताना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा और क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको इस पे बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उनको आप लगा लीजिएगा ताकि आपको इन पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, और आपके एग्जाम के आपका चाहे 12th का एग्जाम हो चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट आपको 1, 2 दिया रहेगा और लाइन 2x - 3y + 5 = 0 और आपको प्रतिबिंब बताना रहेगा। ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं, 3 क्वेश्चन तो जरूर आप बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि गुरुजी ने प्रैक्टिस कम कराया था ना। तो आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी और मन कहे तो और क्वेश्चन आप ले लीजिएगा। ठीक है, और जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या बताना है समझ गए ना? इन पॉइंटों का लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बताना है? इमेज बताना है, प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा -x ऐसा कुछ हो जा रहा है बच्चों, तो टेंशन नहीं लीजिए, पहले माइनस का गुणा कर लीजिए ना। अब बन गया, अब अपना सॉल्व करिए। x कभी भी निगेटिव आ जाए तो माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, समझ में आया